हिमालय पर्वतों की सफेद बर्फ के बीचों बीच कुछ चमक रहा है। यह है सोने का शहर यानी लंका, जिसे भगवान शिव के कहने पर माता पार्वती के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया था। लेकिन उस समय धरती पर एक विद्वान ब्राह्मण था, भगवान शिव का परम भक्त। जो एक दिन वह भक्त भगवान शिव के पास हिमालय पर गया तो लंका को देखते ही उसके मन में लालच आ गया और उसने भगवान शिव से उस सोने की लंका को मांग लिया। भगवान शिव ने भी अपने भक्त की इच्छा को पूरा करते हुए उसे पूरी सोने की लंका दे दी। वह भक्त था रावण। पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर रावण की लंका के अलावा आज से 800 साल पहले सोने का एक साम्राज्य था? ये एक सच्चाई है। और सोने के राज्य का मालिक था मनसा मूसा, जिसके पास इतना सोना था कि आज के जेफ बेजोस, एलोन मस्क और बिल गेट्स की संपत्ति भी उसके सामने रेत के कण के समान थी। इतिहास ने कई राजाओं और साम्राज्यों की कहानियां लिखी, पर किसी की भी संपत्ति इतनी नहीं थी कि वो पूरी सभ्यताओं की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दे। पर मनसा मूसा को बिना किसी डाउट पृथ्वी के पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा अमीर आदमी कहा जाता है, जिसके पास इतना सोना था कि जब वह अपनी हज यात्रा पर निकला तो उसने अपने रास्ते में गरीबों को इतना सोना दान किया। रातों रात पूरे मिडिल ईस्ट में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। मतलब सोने की कीमतें एकदम से जमीन पर आ गई, क्योंकि अब आम लोगों के पास भी राजाओं जितना सोना था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अफ्रीका के एक छोटे से राज्य के राजा के पास दुनिया का आधे से ज्यादा सोना आया कैसे? और कैसे इसके पीछे एक रहस्यमय समुद्री सफर छुपा हुआ है, जिसमें 2000 शिप्स अचानक एक राजा के साथ समुद्र में खो गई और कभी वापस नहीं आई। इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन साथ में उस श्राप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे मनसा मूसा को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। उसे अनगिनत सोना दिया, लेकिन साथ ही साथ उसके साम्राज्य को दुनिया के नक्शे से ही नष्ट भी कर दिया था। 14वीं सदी। अगर आप अफ्रीका के इस हिस्से को झूम करेंगे तो आपको मिलेगा माली, दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य, जो उस समय दुनिया का आधे से ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखता था। लेकिन इस राज्य के अमीर बनने के पीछे हाथ था एक रहस्यमयी समुद्री सफर का, जिसमें 2000 जहाज और करीब 1 लाख लोग समुद्र में हमेशा के लिए गायब हो गए। इस घटना ने मनसा मूसा को दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य का राजा और पृथ्वी के इतिहास का सबसे अमीर इंसान बना दिया था। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? इसको जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 1312 इस समय माली दुनिया का सबसे अमीर और सोने वाला देश था, और ना ही उसका शासक मनसा मूसा था। उस समय माली पर राज था बादशाह अब्बू बकर सेकंड का, जो अपने राज्य का तेजी से विस्तार करना चाहता था। वही ब्रह्म, वही परम चेतना। माया हमें इस सत्य से दूर रखती है, लेकिन वही माया हमें इस सत्य तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाती। उसका मानना था कि अटलांटिक ओशियन के पार एक बहुत समृद्ध और बड़ी दुनिया छिपी है, जिस पर अगर वो कब्जा कर लेता है तो उसका राज दुनिया का सबसे बड़ा और महान राज्य बन जाएगा। और इसी उम्मीद में अब्बू बकर सेकंड ने 200 जहाजों के साथ 10,000 सैनिकों को अटलांटिक महासागर पार मौजूद राज्यों तक पहुंचाकर उन पर कब्जा करने का आदेश दिया। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि अब्बू बकर ने सोचा था। कई साल बीत गए ना उसके। वो 200 शिप वापस लौट कर आए, और ना ही उसके भेजे गए 10,000 सैनिकों में से एक भी वापस लौट कर आ पाया। काफी समय बीतने के बाद एक दिन कुछ अजीब हुआ। उन जहाजों में से एक जहाज माली लौट आया, जिसमें मौजूद लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें अटलांटिक का किनारा तो नहीं मिला, लेकिन समुद्र की गहराइयों में एक दानव छिपा हुआ है, जिसने हमारी सारी शिप निगल ली, और बाकी के लोग और सारे शव अब समुद्र की गहराइयों में डूब चुके हैं। लेकिन इस बात ने अबू बकर सेकंड को डराया नहीं, बल्कि उसे यकीन हो चुका था कि अटलांटिक के पार जरूर कोई समृद्ध राज्य है, जिसकी रक्षा कर रहा है वो समुद्री राक्षस। और अगर समुद्री राक्षस को हराकर वह और उसकी सेना अटलांटिक पार कर जाए तो वह उस राज्य तक पहुंचकर उस पर कब्जा कर सकता है और उसे अपने राज्य में मिला सकता है। और यही सोचकर अबू बकर सेकंड ने एक फैसला लिया।
कि अब वह खुद एक बड़ी सेना के साथ अटलांटिक को पार करेगा और समुद्री राक्षस को भी हराएगा। इसके बाद उन्होंने 2000 शिप्स और 50,000 सैनिकों का बड़ा काफिला बनाया और अपने मंत्री मनसा मूसा को अपने आने तक राजा बनाकर खुद समुद्री सफर पर निकल पड़ा। लेकिन उसके बाद कई साल बीत गए। न राजा अब्बू बकर सेकंड वापस आया और न ही उनके बेड़े में से एक भी जहाज लौट पाया। कई साल बीत गए और इस तरह मनसा मूसा माली का स्थायी राजा बन गया। और इस घटना ने मूसा के साथ साथ माली की किस्मत भी बदल दी, क्योंकि माली साम्राज्य कोई साधारण राज्य नहीं था। पश्चिमी अफ्रीका में फैला यह साम्राज्य लगभग आधा मिलियन वर्ग मील क्षेत्र को कवर करता था, यानी आज के कई देशों से ज्यादा बड़ा था यह राज्य। उसकी आबादी दुनिया की लगभग 5% जनसंख्या थी और ताकत इतनी कि यूरोप और एशिया तक उसकी दौलत की गूंज पहुंचती थी। इस साम्राज्य की असली ताकत थी सोना और नमक। आज हमें जो नमक मामूली चीज लगती है, उस समय रेगिस्तानी इलाकों में वह सोने से भी ज्यादा कीमती चीज था। माली की खदानों में उस समय दुनिया का आधा सोना निकलता था, जिसमें बंबू और बोरे जैसी खदानें खजानों से भरी हुई थी। वहीं उत्तरी सहारा के राजा की नमक की खानें माली की अर्थव्यवस्था को सोने जितना ही मजबूत करती थी, क्योंकि इसकी हाई डिमांड और लिमिटेड सप्लाई इसे सोने से भी ज्यादा कीमती बना देती थी। लेकिन एक परेशानी यह थी कि दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एसेट इतनी मात्रा में होने के बाद भी माली राज्य को उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। और इसीलिए अब्बू बकर के राज्य के दौरान भी माली कोई इतना ज्यादा अमीर राज्य नहीं था जितना कि सोने और नमक के बंदोबस्त की वजह से उसको होना चाहिए था। माली को चाहिए था एक दूरदर्शी शासक, और यह जगह भरी मनसा मूसा ने अब्बू बकर के समुद्र में खो जाने के बाद जब मनसा मूसा को गद्दी मिली तो उसने समझ लिया कि अगर उसे माली को दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य बनाना है तो सिर्फ सोने और नमक की खदानों पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। इसके बाद उसने एक नया सिस्टम बनाया टैक्स का, जिसमें उसके राज्य की खदानों से जितना सोना और नमक निकाला जाता था और सोने और नमक का बाजारों में जो व्यापार किया जाता था, उन सब पर मूसा ने भारी टैक्स लगा दिया। और इस एक डिसीजन ने माली को दुनिया का सबसे अमीर राज्य बना दिया और मनसा मूसा को सबसे अमीर इंसान। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते मनसा मूसा ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में दान कर दिया, इतना कि आम लोगों के पास भी अमीरों जितना सोना होने लगा। और करीब 10 सालों तक मिडिल ईस्ट को हाइपर इन्फ्लेशन झेलना पड़ा, क्योंकि इस घटना के बाद सोने की कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई थीं। और आखिर ऐसा हुआ कि उसके पीछे था मनसा का स्वभाव। इतनी दौलत होने के बाद भी उसकी सोच केवल पैसों तक सीमित नहीं थी। वह धर्म और राजनीति दोनों का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना जानता था। उसने इस्लाम को राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया, लेकिन कभी किसी और धर्म को दबाया नहीं। और यही वजह था कि उसके राज्य में प्रजा के अंदर एकता बनी रही, जिसके कारण अफ्रीका के अलग अलग राज्यों से लोग माली की तरफ खींचे चले आते, क्योंकि वहां सिर्फ सोना ही नहीं था बल्कि न्याय और सुरक्षा भी। और इस तरह धीरे धीरे माली का विस्तार होता गया। उसकी सीमाएं बढ़ती गई। नाइजर नदी से लेकर सहारा तक और पश्चिमी जंगलों से लेकर अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों तक माली का झंडा लहराने लगा। मूसा ने न सिर्फ खदानों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण किया, बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके शासन में माली सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा स्थिर और सुरक्षित साम्राज्य बन गया। लेकिन इसके बाद हुई वह यात्रा जिसके दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा सोना दान किया गया। साल 1224 की तपती गर्मियों में जब सहारा की रेत पर हवाएं चल रही थी, तो अचानक कुछ लोगों की नजरें एक ऐसे काफिले पर टिक गईं जो रेत के समंदर में किसी सुनामी की तरह आगे बढ़ रहा था। धूल के गुब्बार में चमचमाते झंडे, ऊंटों की लंबी कतार, सैकड़ों घोड़े और हजारों इंसानों का विशाल कारवां, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई चलता फिरता शहर रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा है। इस काफिले के बीच में था माली का सम्राट मनसा मूसा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह थी हज,
मक्का की तीर्थ यात्रा पर इसे जिसने भी देखा उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि आज तक किसी भी इंसान ने ऐसी यात्रा देखी थी। 60,000 से ज्यादा लोग इस कारवां का हिस्सा थे। हर कोई रेशमी कपड़ों से सजा था, हाथों में तलवारें थी, सोने से जड़े हुए डंडे। 500 से ज्यादा ट्रेंड हर एक मनसा मूसा की सुरक्षा के लिए उसके आगे चल रहे थे, और पीछे 80 ऊंट जिनकी पीठ पर सोने के बोरों से भरे संदूक थे। रोड पर लगभग 300 पाउंड यानी 130 किलो शुद्ध सोना, इतना सोना कि हवा में उड़ती धूल भी सुनहरी थी। इतिहासकार मानते हैं कि उस काफिले के पास उस यात्रा के दौरान 21,000 किलो सोना था। सोचिए, अगर आज की कीमत लगाई जाए तो यह अरबों डॉलर से भी ज्यादा कीमती होगा। यह वह दौर था जब सोना किसी भी देश की मुद्रा की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, और जब इतना सोना अचानक से बाजार में आ जाए तो उसकी कीमत गिरना तो तय है। काहिरा पहुंचते ही मनसा मूसा ने गरीबों और सैनिकों को इतना सोना दान दिया कि पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। अचानक हर किसी के पास बहुत सारा सोना आ गया। बाजार में जैसे सोने की बाढ़ आ गई। परिणाम यह हुआ कि मिस्र की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, और सोने की कीमतें आने वाले अगले 10 साल तक स्टेबल रहीं। आखिर मूसा ऐसा क्यों कर रहा था? एक्चुअली मूसा सिर्फ दौलत नहीं बांट रहा था, वह हर जगह इस्लाम की छाप छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका कारवां जब भी शुक्रवार को कहीं रुकता वहीं एक मस्जिद खड़ी कर दी जाती। अनुमान है कि इस पूरी यात्रा के दौरान मनसा मूसा ने सैकड़ों मस्जिदों का निर्माण करवाया। मनसा की इस यात्रा के दौरान के कई किस्से सामने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उसकी एक पत्नी को रेगिस्तान की धूल से परेशानी हुई, तब मूसा ने आदेश दिया कि वह पानी लाने के लिए रातों रात एक विशेष नहर बनाई जाए, जिसके बाद सैकड़ों मजदूरों ने रातों रात रेगिस्तान में एक नहर खोदकर इरिगेशन सिस्टम बना डाला। इसके अलावा इतिहासकार एवं ओमर और इब्न फाल्तू ने लिखा है कि जब मूसा काहिरा पहुंचा तो मिस्र के सुल्तान ने उम्मीद की थी कि वह झुककर उन्हें प्रणाम करेगा, पर मूसा ने साफ कह दिया कि वह सिर्फ अल्लाह के सामने झुक सकता है। आखिरकार उसने जमीन को चूमा और यह दिखाया कि उसकी निष्ठा सिर्फ ईश्वर के लिए है, ना कि किसी इंसान के लिए। यह घटना न सिर्फ उसकी धार्मिक दृढ़ता का एक उदाहरण थी, बल्कि उसकी कूटनीतिक समझ का भी, क्योंकि उसने सुल्तान का सम्मान भी रखा और अपनी आस्था भी नहीं तोड़ी। मूसा के इस अरबों डॉलर सोना बांटने वाली हज यात्रा का असर केवल अर्थव्यवस्था या धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने माली को पूरी दुनिया के नक्शे पर सबके सामने ला दिया। अरब और यूरोप के व्यापारियों ने जिंदगी में पहली बार सुना था कि अफ्रीका में कोई ऐसा साम्राज्य भी है जिसमें सोने की नदियां बहती। यही कारण था कि कुछ दशकों बाद यूरोपीय नक्शों में पहली बार माली राज्य को अंकित किया। उस पर बैठे मूसा की तस्वीर बनाई गई, वह भी हाथ में सोने का सिक्का ले रहे हुए, जो माली और उसके राजा मूसा की बेशुमार दौलत को दिखाता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। 1332 या 1337 के आसपास मूसा का निधन हुआ। उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा, और वह अपने पिता की तरह दूरदर्शी और सक्षम नहीं था। वह बस अपने पिता के द्वारा बनाए गए इस महान राज्य की धन दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी को जीता रहा, जिसकी वजह से समय के साथ साथ माली की आर्थिक व्यवस्था डगमगाने लगी। इसे सुधारने के लिए उसने माली की जनता और व्यापारियों पर और ज्यादा टैक्सेशन इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से जनता उसके खिलाफ हो गई। राज्य के मंत्री और गवर्नर टैक्स के मिले सोने को चोरी करके अपनी संपत्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। वह भी माली साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुए, और यह सब धीरे धीरे माली साम्राज्य की पकड़ को कमजोर बनाता रहा। आखिरकार 15वीं सदी तक पड़ोसी साम्राज्य ने माली पर हमला करके उसके सबसे समृद्ध शहर टिम्बकटू पर कब्जा कर लिया, और 16वीं सदी में मोरक्को के आक्रमण ने माली को और टुकड़ों में बांट दिया। और इस तरह मनसा मूसा के बाद कुछ दशकों में सोने से भरपूर दुनिया के सबसे अमीर राज्य में से एक माली पूरी तरह तबाह हो गया। दोस्तों, आज जब इतिहासकार मनसा मूसा की दौलत का अनुमान लगाते हैं तो बताया जाता है कि उसकी संपत्ति 300 से 400 अरब डॉलर के आसपास थी। पर सच्चाई तो यह है
कि यह बस एक अंदाजा मात्र है। कई रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी संपत्ति खरबों में थी, यानी ट्रिलियन में। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि उस समय के हिसाब से उसकी दौलत को किसी भी नंबर में गिनना या फिर उसे किसी संख्या में बांधना लगभग नामुमकिन था। उसकी संपत्ति इनकैलकुलेटेबल थी और यही बात मनसा मूसा को बना दी इतिहास का, या कहें तो दुनिया का उस समय का सबसे अमीर आदमी। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मनसा मूसा मात्र पैसों से अमीर नहीं था, बल्कि उसकी संपत्ति पर राज्य था उसके ज्ञान और समझ का, जिसके चलते उसने हर धर्म और हर इंसान का सम्मान किया, सबको अपने राज्य में बराबरी का दर्जा दिया। और इसी चीज ने उसके राज्य को और उसको दुनिया में सबसे ताकतवर बनाया। हालांकि माली के इतिहास से हमें एक चीज जरूर सीखने को मिलती है कि हर मध्य साम्राज्य, हर ताकतवर सभ्यता का एक ना एक दिन अंत जरूर आता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको अभी मनसा मूसा जितनी दौलत मिल जाए तो ऐसी क्या चीज है जिसे आप सबसे पहले खरीदना चाहोगे?